आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी की जो हाल की चीन यात्रा है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, खासतौर पर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में। ये तियानजिन में हो रहा है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें प्रधानमंत्री के पहुंचने, वहां के माहौल और इस पूरी यात्रा की जो कूटनीतिक अहमियत है उस पर काफी कुछ बताया गया है। तो आज हम इसी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा के पीछे असल में क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और रिपोर्ट के हिसाब से इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के तियानजिन पहुंचने से। वो शनिवार को वहां पहुंचे और उनका स्वागत काफी कह सकते हैं गर्मजोशी से हुआ। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय समुदाय के लोग वहां थे काफी संख्या में, हाथों में तिरंगे लिए हुए, और माहौल काफी जोश भरा था। भारतीय संगीत भी बज रहा था और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे वो भी सुनाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। ये तस्वीरें काफी दिलचस्प हैं, खासकर अगर हम पिछले कुछ सालों के माहौल को देखें तो। बिल्कुल, और यहीं पे बात थोड़ी सोचने वाली हो जाती है। ये जो स्वागत है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इसका मतलब शायद ज्यादा गहरा है। जैसा कि रिपोर्ट में भी इशारा है, देखिए पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर 2020 में जो गलवान घाटी में हुआ, वो तो बहुत तनावपूर्ण था। बिल्कुल, उसके बाद से भारत और चीन के रिश्ते बहुत ज्यादा तनाव में रहे। सीमा पर स्थिति अब भी वैसी नहीं है जैसे पहले थी। तो ऐसे में चीन में भारतीय प्रधानमंत्री का इस तरह से पब्लिक में और इतने उत्साह के साथ स्वागत होना, और जिसमें भारतीय समुदाय भी शामिल हो, इसे एक तरह से सोचा समझा संकेत माना जा सकता है। डिप्लोमेसी में माहौल बनाना भी एक अहम हिस्सा होता है ना? तो हो सकता है ये दोनों तरफ से रिश्तों पर जो एक बर्फ जमी हुई है उसे पिघलाने की एक कोशिश हो, या कम से कम तनाव कम करने की इच्छा दिखाने जैसा। हाँ, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, शायद एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी है इसमें। खैर, इस स्वागत के बाद आते हैं असल मुद्दे पर। यात्रा का मुख्य कारण क्या है? प्रधानमंत्री वहां गए हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के 2025 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने। रिपोर्ट ने इसे एक नाम भी दिया है, 3 महाशक्तियों का महामिलन, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी। प्रधानमंत्री कल यानी रविवार को इस समिट में बोलेंगे। ये एससीओ ये आजकल कितना महत्वपूर्ण मंच है। देखिए, एससीओ या शंघाई सहयोग संगठन ये यूरेशिया का एक बहुत जरूरी, आप कह सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा का गठबंधन है। इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और कई सेंट्रल एशियाई देश सदस्य हैं। शुरू में तो इसका फोकस ज्यादातर सेंट्रल एशिया में सुरक्षा और स्थिरता पर था, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा है। अब इसमें आर्थिक सहयोग और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी शामिल है। अब रिपोर्ट इस मीटिंग को एक खास नजरिए से देख रही है। उसका विश्लेषण यह है कि जो अभी दुनिया की स्थिति है, जहां पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका का काफी दबदबा है, तो ये बैठक एक तरह से शायद एक अलग ध्रुव बनाने की कोशिश तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, उन देशों के लिए एक मंच जरूर है जो अमेरिकी नीतियों से पूरी तरह सहमत नहीं है, अपनी बात रखने का, अपने हित साधने का। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंच पर चीन और रूस के साथ भारत के संबंधों पर भी बात हो सकती है, शायद इसी बड़े कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, एससीओ सिर्फ एक रीजनल संगठन नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस में भी शायद कोई भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, रिपोर्ट का ऐसा मानना है। और इसी यात्रा में एक और चीज है जिस पे सबकी नजरें हैं, वो है प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल होने वाली द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग। और ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूरे 7 साल बाद चीन गए हैं। 7 साल, 2 इतने बड़े पड़ोसी देशों के बीच टॉप लीडर्स की विजिट में इतना लंबा गैप, ये काफी ज्यादा माना जाता है। पिछली बार वो 2018 में वुहान गए थे, वो इनफॉर्मल समिट के लिए। बिल्कुल, 7 साल का ये फासला, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, गलवान की घटना उसने रिश्तों में बहुत ज्यादा गिरावट ला दी थी। सीमा पर मिलिट्री लेवल पर कई राउंड बातचीत हुई है, लेकिन वो विश्वास बहाली और तनाव कम करने में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखती है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक बॉर्डर पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, रिश्ते पूरी तरह पटरी पर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे माहौल में 7 साल बाद ये यात्रा हो रही है, और खास तौर पर शी जिनपिंग के साथ सीधी बातचीत, ये उम्मीदें जगाती है। रिपोर्ट में से भारत चीन रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होने की संभावना की तरह देखा जा रहा है।
नया अध्याय, क्या वाकई? हाँ, मतलब संभावना तो जताई जा रही है। हालांकि ये सवाल भी है कि क्या एक मुलाकात इतने मुश्किल और पुराने मुद्दे जैसे सीमा विवाद उसको सुलझाने में कोई ठोस प्रगति कर पाएगी, या ये ज्यादातर सिंबॉलिक ही रहेगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बातचीत का फिर से शुरू होना वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि हाल की कुछ और घटनाओं ने इस मुलाकात की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। इसमें एक बड़ा पहलू इकोनॉमिक है, आर्थिक। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट एक बहुत जरूरी आर्थिक एंगल सामने लाती है। वो जिक्र करती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाल में घोषणा की है भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने की। 50%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक इससे अमेरिका को जो भारत से एक्सपोर्ट होता है, खासकर कुछ सेक्टर्स में, उस पर बुरा असर पड़ सकता है। ये भारत के लिए एक नई आर्थिक चुनौती हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर ये आर्थिक मुद्दा इस चीन यात्रा और SCO समिट से जुड़ता हुआ दिखता है, जैसा कि रिपोर्ट विश्लेषण कर रही है। हाँ। उसका तर्क ये है कि अमेरिका की इन ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ के दबाव की वजह से भारत शायद चीन और रूस जैसे दूसरे बड़े व्यापारिक पार्टनर्स के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से देखे। अच्छा, मतलब एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश, हाँ, कह सकते हैं। क्या ये अमेरिकी टैरिफ भारत को SCO के मंच पर चीन और रूस के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए, या कम से कम जो कॉमन चिंताएं हैं उन पर बात करने के लिए प्रेरित कर सकता है? रिपोर्ट के अनुसार इस पर बातचीत की संभावना है। ये इस पूरी यात्रा को सिर्फ बायलैटरल या मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर एक जियो इकोनॉमिक, मतलब भू आर्थिक रणनीति का पहलू भी देता है। क्या भारत इन आर्थिक दबावों का सामना करने के लिए अपने ग्लोबल समीकरणों में कुछ बदलाव लाने पर सोच रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जो इस रिपोर्ट से निकल कर आता है। ये तो वाकई एक दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब ये यात्रा सिर्फ भारत चीन रिश्तों या SCO के एजेंडे तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी बन गया है। सही कहा। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड नजर आती है। ये प्रधानमंत्री मोदी की कोई आम विदेश यात्रा नहीं है। पहला, ये 7 साल के लंबे गैप के बाद हो रही है। ये अपने आप में रिश्तों की स्थिति बताता है। दूसरा, ये गलवान के तनावपूर्ण माहौल के बाद हो रही है, जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा किया है। तीसरा, इसमें मोदी और शी जिनपिंग के बीच सीधी बायलैटरल मीटिंग शामिल है। उम्मीदें हैं पर चुनौतियां भी साफ हैं। चौथा, SCO समिट इसे एक मल्टीलैटरल मंच देता है, जहां रूस और सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भी समीकरण बनते बिगड़ते हैं। और पांचवा, ये सब कुछ अमेरिकी टैरिफ के हालिया घोषणा के बैकग्राउंड में हो रहा है, जो रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए नए रणनीतिक और आर्थिक विकल्प तलाशने का दबाव बना सकता है, और शायद चीन रूस के साथ कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढने का कारण भी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये यात्रा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों ही लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इसके जो भी नतीजे होंगे उनका असर सिर्फ भारत चीन संबंधों पर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और शायद ग्लोबल पावर बैलेंस पर भी पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल जो मोदी शी मुलाकात होनी है उस पर सिर्फ भारत और चीन ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई देशों की नजरें रहेंगी। रिपोर्ट का इशारा है कि दांव काफी ऊंचे लगे हुए हैं। क्या वाकई रिश्तों में कोई नया अध्याय शुरू हो पाएगा, या फिर वो पुरानी कड़वाहट और सीमा विवाद का मुद्दा ही हावी रहेगा? ये देखना होगा। हाल की घटनाओं ने निश्चित रूप से इस यात्रा के नतीजों को लेकर उत्सुकता तो बढ़ा ही दी है। तो आज हमने प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की। ये सब उस समाचार रिपोर्ट पर आधारित था जो हमारे पास थी। हमने तियानजिन में उनके स्वागत के मायने समझने की कोशिश की, SCO शिखर सम्मेलन के बदलते संदर्भ पर गौर किया, मोदी शी मुलाकात की अहमियत और उसके पीछे की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको देखा, और अमेरिकी टैरिफ का जो संभावित असर है उस पर भी चर्चा की। बिल्कुल, और ये पूरी स्थिति भारत की विदेश नीति के सामने एक दिलचस्प चुनौती पेश करती है। रिपोर्ट में जो परिस्थितियां बताई गई हैं, वो 7 साल का लंबा गैप, गलवान के बाद का माहौल और अब ये अमेरिकी टैरिफ का दबाव, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाते हैं। ऐसे में एक सवाल जो भविष्य के लिए उभरता है और जिस पर शायद हमें आने वाले समय में और विश्लेषण देखने को मिलेगा, वो ये है कि इन बदलती हुई ग्लोबल परिस्थितियों और दबावों के बीच भारत अपने जो प्रमुख वैश्विक साझेदार हैं, खासकर अमेरिका और चीन, ये दो बड़ी शक्तियां जो कई मामलों में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी भी हैं, इनके साथ अपने संबंधों में संतुलन कैसे साधेगा? क्या वो किसी एक की तरफ ज्यादा झुकेगा, या फिर दोनों के साथ अपने हितों के आधार पर काम करते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी,
मतलब रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने का मुश्किल रास्ता चुनेगा? ये सवाल आने वाले वर्षों में भारतीय विदेश नीति की दिशा तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा।